Hello everyone, Nikhar here from Fatma Teachers Training College, Ranchi. Today we are going to discuss about the general aspects of language. That means our first topic will be the determinants of language development, and after that we will discuss about language deficiency. So let's start. Please wait. आज हम लोग डिस्कस करने वाले फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज। इस क्रम में आप देखेंगे कि भाषाई विकास, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो भाषाई विकास होती है, लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट होता है, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर आधारित होता है। इसका मतलब हो गया कि हर व्यक्ति की जो अपनी क्षमता है, वो दूसरों से अलग-अलग होती है। एक की क्षमता दूसरे की नहीं हो सकती। समानता कुछ हद तक ज़रूर पाई जा सकती है, परंतु भिन्नता पर्याप्त मात्रा में मौजूद होती है। तो किसी बालक में हम देखेंगे, अगर सेम उम्र के कुछ बच्चों को ले लिया जाए, तो आप देखेंगे किसी में लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट हुआ है, काफ़ी तेज़ हुआ है, तो किसी-किसी में हम देखते हैं कि वो धीमी गति से होता है। तो इस चीज़ को हमको समझना है कि भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन-कौन से हैं। तो इस क्रम में पहला आता है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। जिस व्यक्ति का जैसा पर्सनैलिटी होता है, ठीक वैसी ही आप कह सकते हैं कि उसके अंदर भाषाई विकास पाई जाती है। तो आप जानते हैं कि व्यक्तित्व मुख्य रूप से 2 तरीके का होता है। एक है इंट्रोवर्ट, दूसरा है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी स्वभाव वाला और एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी स्वभाव वाला। तो जब हम इंट्रोवर्ट की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि ये दूसरे लोगों के सामने में खुलने में हिचकिचाता है। ज़्यादा घुलता-मिलता नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करता है। तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि उसके अंदर लैंग्वेज का डेवलपमेंट जिस तरीके से होना चाहिए, वो वैसा नहीं हो पाता है। जबकि एक्सट्रोवर्ट यानी बहिर्मुखी स्वभाव वाले अन्य लोगों के साथ मिलते-जुलते हैं, उनके साथ अपने हर तरह की बातों को शेयर करते हैं। तो इस मेल-जोल का एक असर होता है कि उनके लैंग्वेज में पर्याप्त मात्रा में डेवलपमेंट देखने को मिलती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा मैच्योरिटी। मैच्योरिटी भी भाषाई विकास को प्रभावित करती है। हमने अपने पिछले क्लास में देखा था कि हमारे जीभ, हमारा दाँत, हमारे होंठ, तालू की बनावट, गले की बनावट, ये सारी चीज़ें हमें बोलने में सहायता प्रदान करती है। अगर इसमें मैच्योरिटी आ गई, तो लैंग्वेज क्लियर होगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहेंगे, उतने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। उसका शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं और सही मात्रा में अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो आपके जो स्वर यंत्र हैं, उसकी मैच्योरिटी भी भाषाई विकास को प्रभावित करती है। इस क्रम में आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे कोई बालक ऐसा है जो जिसके जो स्वर यंत्र हैं, वो डेवलप नहीं हो पाए सही से,
तो कुछ विसंगतियाँ उसके बोलने में पाई जाती हैं। जैसे तुतलाना, ठीक है। कुछ शब्दों का अस्पष्ट उच्चारण करना, क्लियर वॉइस नहीं निकल पाना, तो लोग उसका मज़ाक उड़ाते हैं। जब उनका मज़ाक उड़ाया जाता है तो उनके मन में ये एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है कि दूसरे लोगों के सामने में हमें कम बोलना है और ये चीज़ लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट को कहीं न कहीं प्रभावित करती है। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है हेल्थ यानी स्वास्थ्य। जिन बालकों का हेल्थ अच्छा होता है, वो खेलते हैं और अन्य समूह के बालकों के साथ पर्याप्त मात्रा में समय बिताते हैं। यानी उनका मेल-जोल दूसरे बालकों के साथ ज़्यादा होता है। ये चीज़ हमारे लैंग्वेज के डेवलपमेंट को बढ़ाती है, उसको सही मात्रा में विकसित होने में अपनी मदद पहुँचाती है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जो प्रायः बीमार रहते हैं। बीमार रहने की वजह से दूसरे बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन जितना होना चाहिए, उतना हो नहीं पाता। तो फिर आप देखें उनका लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट इस वजह से प्रभावित हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोशल इकोनॉमिक लेवल, सामाजिक आर्थिक स्तर। जिन परिवार में देखा गया है कि आर्थिक संपन्नता है या सोशल स्टेटस जिनका हाई है, उस परिवार के बच्चों में काफ़ी कम उम्र में ही पर्याप्त मात्रा में भाषा का विकास हो चुका होता है। क्योंकि तमाम तरह के लोगों का आना-जाना, पर्याप्त मात्रा में उन बच्चों को सम्मान मिलना, तरह-तरह के रिसोर्स अवेलेबल होना, ठीक है, ज्ञान के जो अलग-अलग एस्पेक्ट्स हैं, उसके कॉन्टैक्ट में आते रहने से इनके लैंग्वेज पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक वैसे ही अगर हम देखें तो जो कह सकते हैं आप गरीब परिवार के बच्चे होते हैं, जिनको प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते, जिनका सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं रुतबा नहीं है, उनका स्टेटस हाई नहीं है, तो वहाँ पर आप देखेंगे कहीं न कहीं एक लैंग्वेज रिलेटेड कॉम्प्लेक्स उनके अंदर आ जाता है और वो उनके भाषाई विकास को प्रभावित कर देता है। बहुत सारे रिसर्च इस चीज़ को मानते हैं कि ग्रामीण स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, शहरी स्कूलों के मुकाबले उनमें भाषाई परिपक्वता कम मात्रा में पाई जाती है या जितना लैंग्वेज का डेवलपमेंट उनका होना चाहिए, उतना हो नहीं पाता है। तो ये सोशल इकोनॉमिक लेवल से रिलेटेड पॉइंट है। इसके बाद है मेथड ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की विधियाँ। बालकों को जिस तरीके से लैंग्वेज का प्रशिक्षण दिया जाता है, इसका प्रभाव भी भाषाई विकास पर पड़ता है। जैसे किसी स्कूल में अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहाँ सभी बच्चों को पर्याप्त जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए या अपनी बात को रखने के लिए, कोई डाँट-फटकार नहीं है, सबको प्रोत्साहित किया जा रहा है समान भाव से, तो आप वहाँ पर देखेंगे कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से और सकारात्मक दिशा की ओर होता है। लेकिन जहाँ डिक्टेटरशिप वाला माहौल है, जहाँ पर टीचर एक डिक्टेटर की तरह रूल करते हैं या आप कह सकते हैं बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर बच्चे के मन में अगर सवाल आता भी है, तो वो रखता नहीं है। यानी बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं हो पाते बच्चे एक-दूसरे से। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ पे सख्त डिसिप्लिन पाई जाती है और डिक्टेटरशिप वाले गुण जहाँ पर पाए जाते हैं, वहाँ के बच्चों में लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट सही दिशा की ओर नहीं हो पाता है। इसके बाद है द्विभाषावाद, डुअल लैंग्वेज कांसेप्ट। कई परिवार में आप देखते हैं ना अलग-अलग कल्चरल बैकग्राउंड से उसके पेरेंट्स होते हैं। अगर उसकी माँ बंगाल से है तो पिता मराठी भी हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई परिवार है तो वहाँ के बच्चों में ये कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है कि वास्तव में मुझे किसकी ओर जाना है। एक डायलेमा की स्थिति रहती है, एक दुविधा रहता है वहाँ पर कि किस चीज़ को फ़ॉलो करना है, किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। तो ना तो उसका बांग्ला सही हो पाता है और ना ही उसकी मराठी सही हो पाती है। तो अब दिक्कत ये है कि हमेशा आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे का आरंभिक भाषाई विकास पूर्णतः उसकी मातृभाषा में हो। पूर्णतः मातृभाषा में होने से एक फ़ायदा ये होता है कि मातृभाषा पे उनका कमांड बहुत ज़बरदस्त होता है। और एक फैक्ट हमेशा याद रखिएगा कि प्रथम भाषा हमेशा दूसरी भाषा को सीखने में मदद पहुँचाती है। आपके मन में ये नहीं आना चाहिए कि अगर हमने हिंदी सीख लिया तो वो इंग्लिश सीखने को डिस्टर्ब करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ नियम सर्टेन होते हैं हर भाषाओं के। आप उन नियमों की क्लैरिटी अगर बच्चे के मन में डालते हैं,
और उसी से कोरिलेट करके दूसरे लैंग्वेज को सिखाने का प्रयास करते हैं, तो आप देखेंगे बच्चा काफी तेज गति के साथ सीख पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मल्टीपल बर्थ्स, बहुजन्मता। जैसे किसी परिवार में ढेर सारे बच्चों का जन्म होता है, इस एक ही पेरेंट्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अगर ज्वाइंट फैमिली है तो वहां पर भी ढेर सारे बच्चे देखने को मिलते हैं। तो वहां पर जब ढेर सारे बच्चे रहते हैं ना, तो जो सीनियर रहता है वो जिस तरह का लिंग्विस्टिक डिफिशियंसी शो करता है, कुछ न कुछ तो भाषाई अशुद्धियां आएंगी ना, तो दूसरे बच्चे फिर उसके बाद जो उसके भाई बहन होंगे, कजन होंगे, वो उसकी उन गलतियों को भी सीख लेते हैं। इससे भाषाई विकास कहीं न कहीं विकृत हो जाता है। तो बहुजन्मता भी भाषाई विकास को प्रभावित करती है। ये स्टिमुलेट करती है जल्दी सीखने के लिए, जल्दी बोलने के लिए। लेकिन भाषा के विकास में सिर्फ जल्दी बोलना इम्पोर्टेंट नहीं है, शुद्ध बोलना, सही बोलना इम्पोर्टेंट है। उस चीज को बहुजन्मता कहीं ना कहीं प्रभावित कर देती है। और देखिए यहाँ पर हम लोग जितने भी डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट को, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिशा की ओर, दोनों डायरेक्शन में लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। जैसे व्यक्तित्व में हमने देखा ना कि अगर इंट्रोवर्ट है तो निगेटिव सेंस में प्रभावित होगा, एक्सट्रोवर्ट है तो पॉजिटिव सेंस में। मैच्योरिटी में हमने देखा कि जो भी हमारे वोकल ऑर्गन्स हैं जो सपोर्ट करते हैं बोलने में, अगर वो मैच्योर है तो सही भाषाई विकास होगा, अगर वो मैच्योर नहीं है तो कुछ डिफिशियंसी देखने को मिलेगी। वैसे ही हमने हेल्थ में भी देखा, ठीक उसी तरह सोशल इकोनॉमिक फैक्टर में देखा, तो मल्टीपल बर्थ वाले में भी वही चीज है। यहाँ कुछ चीजें पॉजिटिव भी हैं, कुछ चीजें निगेटिव भी हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है जेंडर डिफरेंसेस, लैंगिक भिन्नता। एक चीज याद रखिएगा, इस पॉइंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये डिफरेंसेस है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, और यह भिन्नता, लैंगिक भिन्नता का मतलब है जैसे सेक्सुअल आधार पर मेल चाइल्ड का होना और फीमेल चाइल्ड का होना, दोनों अलग अलग जेंडर से बिलोंग करते हैं। तो एक चीज देखा गया है, मनोविज्ञान के बहुत सारे रिसर्चर्स ने इस बात को करके भी दिखाया है, साबित करके, कि लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा जल्दी मैच्योरिटी आती है या तीव्र गति से भाषाई विकास होता है। जहाँ पर लड़के कुछ शब्दों को ही जोड़ करके कोई वाक्य बना पाते हैं, तो सेम उसी उम्र की लड़की बड़े वाक्य को बनाने में सक्षम होती है। तो आरंभिक 1-2 साल में ये अंतर नहीं दिखता है, लेकिन 2 साल के बाद यह अंतर दिखना शुरू हो जाता है। यानी लड़कियों में भाषाई विकास तेज होती है, लड़कों में इसके मुकाबले कम तेज होती है या धीमी गति से पाई जाती है। तो जिस जेंडर का चाइल्ड होगा उसी तरीके से उसका भाषाई विकास होगा, ये भी एक डिटर्मिनेंट है। इसके बाद है इंटेलिजेंस, बुद्धि। काफी कुछ हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं, ढेर सारे वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं अगर जहाँ कहीं भी समस्या आती हो। तो इंटेलिजेंस ये कहता है कि जिसकी बुद्धि या जिसका आईक्यू ज्यादा डेवलप है। प्लीज डोंट टॉक, काइंडली म्यूट योर माइक, म्यूट योर माइक प्लीज, म्यूट योर माइक प्लीज। तो इंटेलिजेंस में हम देखते हैं कि जिसका आईक्यू लेवल हाई होता है वो बच्चे जल्दी से जल्दी बहुत सारे शब्दों को सीख जाते हैं, उनका प्रयोग सीख जाते हैं या उनके मीनिंग को फटाफट समझना प्रारंभ कर देते हैं। जबकि आईक्यू जिनका कम रहता है वो स्लो लर्नर्स होते हैं या पिछड़े बालकों की श्रेणी में रख दिए जाते हैं। तो उनमें लैंग्वेज का डेवलपमेंट धीमी गति से होगा, यानी आईक्यू का लेवल अगर हाई है तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट तेज गति से होगा, अगर आईक्यू का लेवल कम है तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट धीमी गति से होगा। आप देखेंगे कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिसको तेज बुद्धि वाले बालक हम जिनको कहते हैं, वो फट से उसकी मीनिंग निकाल लेते हैं या दिमाग लगाते हैं कि इसकी मीनिंग क्या हो सकती है, एक साम्यता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जबकि कम आईक्यू वाले जो बालक होते हैं उनमें ये समस्या पाई जाती है कि एक वर्ड जिसकी मीनिंग उनको बता दी गई है उसको रिकॉग्नाइज करने में भी उनको टाइम लग जाता है। तो ये चीज उनके लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट को प्रभावित कर देता है। इसके बाद है साइज ऑफ द फैमिली, परिवार का आकार। अगर परिवार का आकार बहुत बड़ा है तो वहां पर माता पिता को या बड़े लोगों को बच्चों से इंटरेक्ट होने का कम मौका मिलता है। तो वहां पर हम देखते हैं कि बच्चों का
लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट भगवान भरोसे होता है, अगर आप कह सके, यानी जैसे तैसे उनका डेवलपमेंट होता है, प्रॉपर केयर नहीं होता। जब वो स्कूल वगैरह में जाना शुरू करते हैं तो फिर उसमें थोड़ी तेजी आती है, क्योंकि वो सीखने का उम्र है, सीखने के लिए परफेक्ट उम्र है। तो स्कूलों में जाने के बाद ही लैंग्वेज सुधरता है, अदरवाइज 2 साल से 4 साल 5 साल तक, पहले के जमाने में तो 6-7 साल में एडमिशन होता था स्कूलों में। उस समय का जो घर में ये सदुपयोग नहीं कर पाते थे, इसका खामियाजा आगे चल के भुगतना पड़ता था, काफी मेहनत करनी पड़ती थी। और अगर परिवार का आकार छोटा है तो वहां पर माता पिता हर रोज अपने बच्चों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, बच्चे भी देखते हैं माता पिता को बात करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, जिस शब्द का मीनिंग उनको नहीं समझ में आता है वो पूछते भी हैं कि आप जो बात करें इस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो तमाम ऐसी चीजें होती हैं, चूंकि इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो पा रहा है ना, बड़े लोगों का लैंग्वेज डेवलप हो चुका है, छोटे बच्चे ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो वहां पर लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट पॉजिटिवली और रैपिडली होगा। लेकिन अगर परिवार का आकार बड़ा है तो बच्चे कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस में चले जाते हैं, और जिसके वजह से उनका लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट प्रभावित हो जाता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा इमोशनल स्ट्रेस, संवेगात्मक तनाव। आप जानते हैं संवेग किसे कहते हैं? संवेग वास्तव में वह अवस्था है जो हमें सामान्य नहीं रहने देती है। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं ना कि भूख का लगना, ठीक है, गुस्सा आना, डर जाना, ठीक है, तमाम तरह की चीजें हैं जो हमको नॉर्मल नहीं रहने देती है, इन सब को संवेग कहा जाता है। अब यहाँ कहा जा रहा है संवेगात्मक तनाव। तो संवेगात्मक तनाव का मतलब होता है कि जब परिवार में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं जहां पर बच्चे अपने इमोशंस को दिखा नहीं पाते, रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर वो भावनाएं डिप्रेस हो जाती हैं, दब जाती है, आगे चल करके ये इनमें एक निगेटिव सेंस में डेवलप होती है, जिससे आप कह सकते हैं डिप्रेशन संबंधित समस्याएं तो हो ही सकती हैं, साथ ही साथ उनका लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट जैसा होना चाहिए वैसा हो नहीं पाता है। जैसे जिन परिवारों में देखा गया कि सौतेली माँ रहती हैं, या जो अपने माता पिता से दूर किसी परिवार में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो वहां पर अगर प्रॉपर केयरिंग नहीं हो रही, उनको इमोशनली बूस्टअप नहीं किया जा रहा है, तो उन बच्चों में देखा जाता है कि लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। तो ये टोटल 11 पॉइंट्स हैं जो किसी भी बालक में भाषाई विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लैंग्वेज डिफिशियंसी के ऊपर। लैंग्वेज डिफिशियंसी का मतलब है भाषा संबंधित विसंगतियां। भाषा में कई कारणों से विसंगतियां आती हैं। इसमें सबसे पहला कारण है कि स्वर यंत्र जो है, जो हमें बोलने में मदद करते हैं, अगर हम इस पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं तो इससे भी भाषा दोष उत्पन्न होता है। ये क्यों नहीं नियंत्रण रख पाते हैं? तो प्रॉपर न्यूट्रिशन अगर बचपन में ना मिला हो, इससे भी ये समस्या हो सकती है, या कुदरती व्यवस्था है, अगर बच्चे का स्वर यंत्र सही से विकसित नहीं हो पाया तब भी ये समस्या आएगी, और तीसरा अगर सही प्रशिक्षण हमने नहीं दिया, इससे भी समस्या आ जाती है। तो ऐसे बालकों को जिसमें लैंग्वेज डिफिशियंसी पाया जाता है, भाषाई दोष पाया जाता है, इससे ग्रसित बालकों को पिछड़ा बालक कहा जाता है। जब आप पिछड़े बालक को बढ़ेंगे तो वहां पर लैंग्वेज से संबंधित ये पॉइंट आपको रखना होगा या रखना चाहिए कि स्वर यंत्र पर नियंत्रण नहीं रखने से भाषा दोष उत्पन्न होता है, और इससे ग्रसित बालकों को पिछड़ा बालक कहा जाता है। और ऑब्वियसली है कि जो बालक पिछड़े हुए होते हैं, जिनको बैकवर्ड चिल्ड्रन कहते हैं, तो उनमें शैक्षणिक उपलब्धि तो कम होगी ही, साथ ही साथ जीवन में जितना विकास होना चाहिए और भी क्षेत्रों में वो विकास नहीं हो पाता है। तो लैंग्वेज डिफिशियंसी क्यों होता है ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज डिफिशियंसी के टाइप्स कौन कौन से हैं इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है अनफेयर प्रोनाउंसिएशन, अस्पष्ट उच्चारण। कई बार आप देखेंगे, या आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो अपने भाषा में तो सही उच्चारण कर ले रहे हैं, लेकिन आप देखिएगा किसी एक ऐसी भाषा जिसको आपने बाद में सीखी है, उसके शब्दों का उच्चारण करने में आपको समस्या आती है।
अगर शब्द काफ़ी जटिल है, फिर तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, काफ़ी जटिल है, इससे कभी रूबरू नहीं हुए थे, इस वजह से आपसे गलतियाँ हो गई। लेकिन कई बार देखा जाता है कि सिंपल वर्ड्स में सेम मिस्टेक्स हमेशा दोहराते रहते हैं, तो ये एक भाषाई दोष है। दूसरा है ध्वनि परिवर्तन, साउंड वेरिएशन। कई बार आप देखेंगे बोलते-बोलते जिस तरीके से उच्चारण करना चाहिए था, साउंड को जिस तरीके से मेंटेन किया जाना चाहिए था, वैसा नहीं हो पाता है, वो उसमें वेरिएशन पाया जाता है। यानी उतार-चढ़ाव जैसा कुछ रहता नहीं है, एक ही पिच में, एक ही रिदम में बोलते चले जा रहे हैं, तो इससे भी भाषाई विकास प्रभावित सॉरी ये भी एक भाषाई दोष का एग्ज़ाम्पल है। भाषाई विकास अगर प्रभावित होगी, तो निश्चित तौर पर साउंड वेरिएशन संबंधी परेशानी देखने को मिल सकती है आपको। इसका एग्ज़ाम्पल ऐसे है जैसे मान लेते हैं बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो फ्लैट पिच पे ही बच्चों को कोई कहानी सुना देते हैं। फ्लैट पिच समझ रहे हैं ना? एकदम एक जैसा, कोई उतार-चढ़ाव नहीं है। उच्चारण स्पष्ट है, मान रहा हूँ। उच्चारण स्पष्ट है लेकिन जो ध्वनि को आप वेरिएट करते हैं जिसके वजह से वो एक प्रभाव छोड़ता है सुनने वाले पर, तो अगर आप साउंड वेरिएशन पर अपना कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, तो वो सुनने वाले को प्रभावित नहीं करेगा। जैसे आप बहुत सारे प्री प्राइमरीज में आप देखेंगे, टीचर्स जो स्टोरी सुनाते हैं स्टूडेंट को, तो वो कहते हैं ना, एक बार बहुत घना जंगल था, उसमें बहुत बड़े पहाड़ थे, पूरा बॉडी का मूवमेंट, फिर जो वो वर्ड यूज़ हो रहा है उसमें साउंड का वेरिएशन, तो बच्चे उसमें खो जाते हैं। उनका एक स्कीमा बनना शुरू हो जाता है माइंड में। लेकिन अब ध्वनि परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, तो फिर एक ही जैसा बोलते चले जा रहे हैं, तो लग रहा है कि अपने मन में रीडिंग डाल करके पढ़ रहे हैं, कुछ इस तरह की फीलिंग्स होती है। ये भी लैंग्वेज डेफिशिएंसी का एक टाइप है। इसके बाद है तीव्र अस्पष्टता, स्पीडी अनफेयर मूड। इसमें क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति अगर खतरनाक स्पीड में किसी चीज़ की रीडिंग डाले, तो आप उसको स्पष्ट नहीं समझ पाएँगे, ठीक है? अंग्रेज़ लोग की अंग्रेज़ी सुनने में या समझने में हमें समस्या इसलिए होती है, हमें लगता है कि वो काफ़ी फ़ास्ट बोलते हैं, काफ़ी स्पीड में बोलते हैं। तो हम लोग जब तक पहला वर्ड समझते हैं, तब तक वो पूरी लाइन बोल चुके होते हैं। ये समस्या है। तो क्या होता है कि जब भी कोई बालक स्पीड में पढ़ते समय किसी ऐसे स्पीड को पकड़ लेता है, बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस वाला स्पीड पकड़ लेता है, तो क्या होता है, वो क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आता हम लोगों को, और वो पढ़कर फिनिश कर देता है। ये प्रैक्टिकल आप भी कर सकते हैं, एक अखबार उठा लीजिए, 2-4 बार पहले उसको शांति से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद जितनी स्पीड में आप उसको पढ़ सकते हैं, उतनी स्पीड में बोलिए। और अगल-बगल 1-2 लोगों को बैठा लीजिए कि क्या समझ में आया मुझे बताइएगा, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, जब वो हड़बड़-हड़बड़ बहुत तेज़ी में बोलते हैं, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। ये भी लैंग्वेज डेफिशिएंसी का एक टाइप है। इसके बाद है हकलाना, स्टटरिंग। तो बहुत सारे बच्चे हकलाकर बोलते हैं, कह सकते हैं शारीरिक परेशानियों के वजह से या कॉन्फिडेंस की कमी से बच्चे हकलाते हैं। तो हकलाने वाले बच्चों को एक शब्द को बोलने में कई बार काफ़ी लंबा समय लग जाता है, जिसके लिए वो उपहास के पात्र भी बन जाते हैं, और अगर उनका लगातार उपहास उड़ाया जाता है, तो फिर वो लोगों से कटना प्रारंभ कर देते हैं। तो स्टटरिंग भी भाषाई दोष के एक प्रकार में शामिल है। और इसके बाद लास्ट है तुतलाना, ट्वीचिंग। तो ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसको हमने बहुत बार देखा है अपने आस-पड़ोस में, कि बच्चे जब तुतलाते हैं, तो लोग उसका मज़ाक उड़ा देते हैं, ठीक है? मज़ाक उड़ाते हैं तो क्या होता है वहाँ पर कि बड़े होने पर भी अगर उसमें सुधार नहीं हो पाया, तो वो कटना शुरू कर देते हैं दूसरे लोगों से। उनको लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं, तो स्कूल में भी पिछड़ापन आ जाता है, समाज में भी पिछड़ापन आ जाता है, और काफ़ी हद तक जैसा डेवलपमेंट होना चाहिए था वैसा नहीं हो पाता है। तो ये भी भाषा दोष का एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? तो इन दोनों महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हमने आज देखा। अब अगले क्लास में हम लोग थॉट से रिलेटेड जो पॉइंट्स है, जैसे लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट को पूरा समझ लेने के बाद अब हमें ये समझने में आसानी होगी कि विचार कैसे जन्म लेते हैं, विचार कैसे प्रभावित होते हैं, विचार की दिशा किस प्रकार तय होती है, कैसे निर्धारित होती है। यानी अब तक जिस सॉफ्टवेयर से आप ग्रसित थे, उसका निर्माण कैसे होता है, उसका प्रभाव क्या होता है,
इन सारे चीज़ों को अपने नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग अब डिस्कस करेंगे, क्योंकि करंट जो टॉपिक चल रहा है वो लैंग्वेज एंड थॉट से रिलेटेड है। तो इन पॉइंट से रिलेटेड अगर किसी के पास कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो अभी आप पूछ लीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा पर्याप्त समय है।